Hello, student. This is chapter 5th of your SS book, Water. As all we know, air, water is essential for life. And water exists in three forms solid, liquid and gas. जैसा कि आप सब जानते हो, वाटर हमारे लिए क्या है? बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। और ये किस थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? सॉलिड फॉर्म में भी हमें वाटर मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और गैसेस फॉर्म में भी मिलता है। इन सॉलिड फॉर्म किस रूप में रहता है? आइस में। लिक्विड में वाटर की फॉर्म है एंड गैसेस फॉर्म स्टीम या वेपर्स के रूप में वाटर प्रेजेंट रहता है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल है क्या? वाटर साइकिल इज द प्रोसेस by water change its form and flow between the ocean to atmosphere and atmosphere to earth. वाटर साइकिल क्या है कि वाटर का अपनी फॉर्म को चेंज कर देना और ओशन से एटमॉस्फेयर में आना और एटमॉस्फेयर से वापस लैंड में आ जाना, ये कहलाता है वाटर साइकिल। What are the process involved in water cycle? वाटर साइकिल में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट प्रोसेस इज इवोपरेशन। फर्स्ट प्रोसेस जो वाटर साइकिल में है वो है इवोपरेशन। क्या है इवोपरेशन? इवोपरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर्स बाय हीटिंग। हीट करने पे वाटर का वेपर्स में बदल जाना प्रोसेस कहलाता है इवोपरेशन। अब क्या होता है? When sun heated up water in river or other water bodies, it change into steam और vapors. जब सन क्या करता है? सन की गर्मी से रिवर का या अदर वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, वो क्या होगा? हीट होता है तो वो चेंज हो जाता है किस में? स्टीम या वेपर्स में। ये प्रोसेस कहलाता है इवोपरेशन। तो इस तरीके से पानी जो है भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वाटर साइकिल में? कंडेंसेशन। वाटर स्टीम इन द एयर गेट कोल्ड एंड चेंज बैक इनटू लिक्विड टू फॉर्म क्लाउड्स। अब जो एयर में वाटर स्टीम गई है, वाटर वेपर्स गई हैं, वो क्या हो जाएंगी? ठंडी होती हैं, ठीक है ना? और क्या होगा उससे? वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और क्या बनाती है? क्लाउड्स बना देती है। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या प्रोसेस है? व्हेन द एयर कैन नॉट होल्ड कंडेंस वाटर देन क्लाउड गेट हैवी एंड वाटर फॉल बैक टू द अर्थ in the form of rain, snow and hail. This process is called precipitation. Precipitation क्या है? जब क्या होता है, जो वाटर है, जो कंडेंस वाटर है, वो हैवी हो जाता है, उसको क्लाउड अपने अंदर नहीं ले पाते, हवा वो भारी हो जाता है, तो वो क्या होता है? या तो स्नो के रूप में या फिर रेन के रूप में या फिर ओलो के रूप में वापस अर्थ पे आ जाता है। और पानी का इस रूप में आना कहलाता है प्रेसिपिटेशन। किसी भी फॉर्म में हो वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन। और इस तरीके से जो पानी क्या था? ओशन से, रिवर से कहाँ गया था? एटमॉस्फेयर में गया था, वो वापस से ही वहाँ अर्थ में लौट आया। ये प्रोसेस कहलाता है वाटर साइकिल। एंड अदर नेम ऑफ वाटर साइकिल इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस तरीके से हमने देखा कि पानी का बार बार पानी का वापस क्या करना? पानी का वेपर्स बनना, वेपर्स से वापस पानी को क्या होना? इवोपरेट होके वेपर्स बनना और वेपर्स का कंडेंस होके वापस वाटर बनना और फिर उसका प्रेसिपिटेट के रूप में धरती पे गिरना कहलाता है वाटर साइकिल और या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। Water can be present in two forms, fresh water and saline water. The water of our ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or common salt that you eat.
The ocean contain 93.3% of total water on the earth, but it is saline and unfit for human use, drinking, irrigation, washing clothes, etc. The remaining 2.7% of water is fresh, that is fit for human use. Out of it, 2% is found in the form of glacier on the mountain peaks and ice caps over polar region. Only about 0.7% water is found underground or in freshwater lakes or flow in the river available for use. अब स्टूडेंट जो वाटर है वो दो फॉर्म में अर्थ में प्रेजेंट है, लैंड में प्रेजेंट है. एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है सलाइन वाटर. जो वाटर ऑफ ओशन एंड सीज आर सलाइन वाटर या सॉल्टी वाटर. ओशन और सी का जो वाटर है वो सलाइन है, नमकीन पानी होता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड होता है. सोडियम क्लोराइड क्या है? जो नमक हम खाने में यूज़ करते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट भी हम कहते हैं. और जितना पानी है उसका 93.3% इज ए सलाइन वाटर. ओनली 2.7% इज अ फ्रेश वाटर. जो पानी टोटल अमाउंट पानी का है उसमें से 97.3% पानी जो है वो सलाइन वाटर है. और वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? अनफिट है, ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट है. ना हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, ना हम उसको इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, ना हम उसको वॉशिंग मतलब क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो वो बेकार पानी है. जो रिमेनिंग वाटर है 2.7% वो फ्रेश वाटर है. लेकिन उस फ्रेश वाटर में से भी 2% जो वाटर है वो या तो ग्लेशियर में है या आइस कैप. ग्लेशियर का है? बड़े बड़े जो बर्फ़ की चट्टाने हैं माउंटेन्स पर, वो ग्लेशियर कहलाते हैं. या तो ग्लेशियर के रूप में है या फिर किसके रूप में है? आइस कैप, जो कि पोलर रीजन में होती है, वहाँ इस फॉर्म में है. अब हमारे पास बचा कितना? 0.7% वाटर, जो कि क्या है? या तो अंडरग्राउंड है या रिवर्स में या लेक्स में है. वही क्या है? हम यूज़ करते हैं और इतना ही पानी हमारे लिए यूज़ करने के लिए है. ओके. Thus, though 71% of a total surface of earth is covered with water, there is a scarcity of fresh water as 97.3% of total water is salty. अब अगर हम बात करें जो हमारी अर्थ है वो 71% तो उसमें पानी है, लेकिन उस 71% पानी में 93.3% तो क्या हो गया? सलाइन वाटर हो गया. केवल 2.7% वाटर ही जो है क्या था? फ्रेश वाटर था. तो इसलिए क्या होगा? पानी की कमी. और उसमें से भी हमने देखा केवल 0.7% जो है अंडरग्राउंड वाटर है या फिर लेक्स और रिवर में वाटर है. इसलिए पानी की हमेशा कमी बनी रहती है. The water in the form of glacier and ice cap is out of reach. We are left with only groundwater for our use. अब पता है आपको 2%, 93.7% तो क्या हो गया? सलाइन वाटर हो गया. 2% जो ग्लेशियर और आइस कैप में है, जो हमारी पहुँच से बाहर है, वो हमें केवल जब सन जो है उसको हीट करता है तो वो वाटर हमारे रिवर में जो है वाटर आता है ग्लेशियर का, वो हमें मिल सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है. तो अब हमारे पास बचा कितना है? केवल और केवल हमारे पास बचा है 0.7% ऑफ वाटर. ओनली पार्ट ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल इज स्टोर अंडर ग्राउंड वाटर. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस. Preservation, protection and utilization of water as a precious resources is known as conservation of water. अब इसीलिए जो बहुत थोड़ा पानी फ्रेश वाटर हमारे पास है उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हम उसको क्या करें? प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और उसको अच्छे से यूटिलाइज करें कि उसका वेस्ट ना करें. और ये प्रोसेस कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और यूटिलाइज करना इन्हें प्रॉपर फॉर्म में कि वो हमारा वेस्ट ना जाए, वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. March 22nd is celebrated as World Water Day when need to conserve water is preached in many ways. और हम इसीलिए क्या करते हैं? 22 मार्च को वाटर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाते हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर का यूज़ जो है बहुत किफ़ायत के साथ करें. नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ
वाटर इन ओशन। अब किस तरीके से वाटर सर्कुलेट करता है ओशन में? अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली। अब जैसे कि आपने पॉन्ड का वाटर देखा है, ठीक है, लेक्स में वाटर देखा है, वो क्या रहता है, बिल्कुल शांत सा दिखता है। लेकिन ओशन का वाटर जो है वो कंटिन्यूस मूव करता रहता है, लगातार मूव करता रहता है। ओशन वाटर इज ऑलवेज मूविंग हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बोथ वे। वो क्या करता है, हॉरिजेंटली मतलब लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, वर्टिकली क्या करता रहता है, मूवमेंट उसमें चलता रहता है। The horizontal movement of ocean water is a form of waves and current. अब जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, किस रूप में होता है, या तो वेव्स या करंट उसको कहते हैं। एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज ए फॉर्म ऑफ टाइड्स। और जो अप और डाउन करता है वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। द मूवमेंट में बी ड्यू टू प्रिवेलिंग विंड्स, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, variation in density of sea water and attraction of moon and sun। अब किस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, मूवमेंट किस वजह से होता है, विंड की वजह से। दूसरा कारण है जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जो सैलिनिटी हो गया, मतलब उसकी कहीं तो बहुत ज़्यादा खारा पानी है, कहीं कम खारा पानी है, इसको हम कह सकते हैं डेंसिटीज़ भी कह सकते हैं। उनमें जो सी वाटर की डेंसिटी में अगर अंतर आ गया, वेरिएशन आ गया, तो वो क्या करता है, मूवमेंट होता है। या फिर सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से भी पानी में मूवमेंट होते हैं। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव, करंट एंड टाइड्स। अब उन मूवमेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। कौन कौन से हैं? वेव्स, करंट और टाइड्स। अब वेव्स क्या हैं? व्हाट इज वेव्स? When the water on the surface of ocean rises and falls alternately, they are called waves। अब जब लगातार पानी क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेव्स। इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हो, यदि हम क्या करें, किसी पानी में एक बॉल डालें तो पानी क्या आएगा, ऊपर उछल के आता है, वापस नीचे जाता है, तो ये कहलाता है वेव्स। वेव्स आर कॉज इन ए ओपन सी बाय फोर्स ऑफ विंड पुशिंग द सरफेस ऑफ ओशन वाटर। अब किसकी किसकी वजह से ये वेव बन रही हैं? विंड की वजह से बन रही है। द सरफेस वाटर राइजेस एंड फॉल इन द क्रेस्ट एंड ट्रॉ। अब ये फिगर में दिख रहा है, जो अपर साइड मूवमेंट होता है, हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है, अप साइड में वो कहलाता है क्रेस्ट, और जो लोअर साइड में हाईएस्ट पीक होती है वो कहलाता है ट्रो। और इस तरीके से वेव का शेप बन रहा है, जैसे कि आपको आगे फिगर में दिख रहा है, शेप ऑफ sea waves। The highest point of the wave is called crest and the lowest point is called the trough। Water in the waves not only move up and down but also to and fro। अब पानी केवल ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे भी मूव करता है, but it does not move forward along the waves, only the form of waves move forward। वेव्स जो है वो आगे आती हैं, पानी आगे नहीं जाएगा और फिर वो वापस पीछे चली जाती है। मोर ओवर वेव्स आर कन्फाइंड ओनली टू द सरफेस ऑफ सी। द शेप एंड साइज ऑफ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड। ऑन द calm day the wave are small but on windy day they grow larger। During storm waves may rise to great height and even become a destructive। अब वेव जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं? विंड की स्पीड पे। जब जिस दिन साधारण दिन होता है, शांत दिन होता है, उस दिन वेव्स जो होती है बहुत स्मॉल रहती हैं, लेकिन जब स्टॉर्म आ जाता है तो उस दिन बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं और कई बार ये क्या करती है, नुकसान भी पहुंचा देती हैं। बट एज दे रीच द कोस्ट देयर वेवलेंथ डिक्रीज एज द डेप्थ ऑफ वाटर इज वेरी लेस नियर द कोस्ट बट द हाइट ऑफ द वेव इंक्रीज। अब जैसे जैसे वेव्स किनारे पे आती हैं तो उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब वेवलेंथ क्या होती है, क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी जो है वो कहलाती है वेवलेंथ। वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि उससे क्या, वाटर की जो किनारे पे डेप्थ होती है वो
कम होती है, गहराई कम होती है, लेकिन हाइट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टाइडल वेव्स और सुनामी। अब सुनामी आपने सुना है, सुनामी इज a Japanese word. Suno means harbor and namis means waves. They are called harbor waves as the harbor get destroyed whenever there is tsunami. अब सुनामी का किसका वर्ड है, एक जापानीज वर्ड है, जहाँ सुनामी, सू का मतलब होता है हार्बर मतलब तट, और नामी मतलब वेव्स। अब क्योंकि ये क्या करती है, जो वेव्स हैं वो तट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया सुनामी। A tsunami is a movement of large mass of sea water due to displacement of sea floor. अब सुनामी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो समुद्र से बाहर की तरफ बहुत स्पीडली आता है। सुनामी वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय अंडर सी अर्थक्वेक, वॉल्केनो एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अब ये सुनामी वेव्स आती किस वजह से हैं, या तो जो सी है, समुद्र है, उसके नीचे अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर वॉल्केनो, वॉल्केनो किसको बोलते हैं, ज्वार-भाटा, या फिर अंडर वाटर में क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सुनामी आती है। द अंडर सी अर्थक्वेक डिस्प्लेस द सी फ्लोर व्हेन इट टर्न causes the large mass of water on the surface to move and create huge waves which may be several hundred kilometer long. अब उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी वेव्स जो होती है वो पानी की बाहर निकल आती है, यहाँ तक कि कितनी, सेवरल हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग वेव जो है वो बाहर आ गई। एंड वॉयलेंट सबमराइन वॉल्केनो एरप्शन कैन अपलिफ्ट द वाटर कॉलम एंड form huge wave. Submarine landslide occur when sediment and rock slides downslope and are redistribute across the sea floor. It can disturb overlying water column. और इसी तरीके से अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से और लैंडस्लाइड से क्या होता है, बहुत हैवी वेव्स जो होती है वो सी से बाहर की तरफ मूव करती है। In an open sea, the height of tsunami may be about 1 meter, but its speed can be 500 to 1000 km per hour. Speed of tsunami reduce close to the shore, but its height increase. अब सुनामी की जो क्या है हाइट होती है, अगर जो वेव्स आती हैं सुनामी के टाइम पे, उनकी हाइट तो केवल 1 मीटर के जितनी होगी, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होती है, 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 500 से 1000 किलोमीटर की स्पीड से पानी बाहर आता है। स्पीड सुनामी की जो शोर के पास जो होती है थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, बट हाइट जो है वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। द सुनामी of 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indra Point in the Andaman Nicobar Island got submerged after the tsunami. आपको पता है 2004 में सुनामी आई थी, जिसने क्या था, इंडिया में जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार पे आइलैंड पे, उसको डुबो दिया था, लगभग इतने नुकसान और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इट वॉज मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक डेट ऑकर ऑन 26 दिसंबर 2004 नियर द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, इंडोनेशिया। अब ये सुनामी जो थी वो कहाँ, अर्थक्वेक था, वो क्या था, पानी के अंदर अर्थक्वेक आया था, सी वाटर के अंदर 26 दिसंबर 2004 को। कहाँ पर इसका मेन पॉइंट था, सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में है। इट मैग्नीट्यूड वॉज 9 ऑन द रिचर्ड स्केल। अब रिचर्ड स्केल आपको पता है अर्थक्वेक मेजर करने का है इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका कितना था, 9 था उस पे स्केल पे उसकी। और ट्रिगर ए सीरीज ऑफ सुनामी अलोंग द कोस्ट ऑफ मैनी लैंड मासेस दैट बॉर्डर द इंडियन ओशंस अलोंग द वर्स्ट हीट कंट्री वर इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड। और इतने स्पीडली ये सुनामी थी कि इसने बहुत नुकसान पहुंचाया इंडोनेशिया को, श्रीलंका को, इंडिया को और थाईलैंड को। The first indication of approaching tsunami is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive waves. अब सुनामी आने से पहले जो प्री इंडिकेशन होता है सुनामी का,
वो क्या होता है कि बहुत सारा पानी जो है सी वाटर से बाहर की तरफ कोस्ट की तरफ बहना शुरू हो जाता है। अगर स्पीडली पानी कोस्ट की तरफ बहना शुरू हो गया, कोस्ट रीजन की तरफ, इट मीन्स सुनामी आने वाली है। तो ये एक प्री इंडिकेशन है सुनामी का। और इस इंडिकेशन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये इंडिकेशन पता चलता है तो समुद्र के से हम लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि नुकसान से बचा जा सके।